हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि हम आज इसके अगले वीडियो में हम वर्णमाला पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, आज जो हमारा चर्चा का विषय है वह आपका वर्णमाला है, जिसमें सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि ध्वनि क्या है। तो ध्वनि की जब हम चर्चा करते हैं तो ध्वनि के बारे में हम क्या कहते हैं, जो हमारी वागिंद्रियों द्वारा, यानी वागिंद्री का मतलब हमारे मुख में जो 6 इंद्रियां हैं, जिन्हें हम कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और जिह्वा कहते हैं, उन वागिंद्रियों के द्वारा जिन शब्दों, जिन वर्णों को हम उच्चारित करते हैं, जैसे आ, आ, ई, जो यह उच्चारण है, इसी को हम ध्वनि कहते हैं। बात आई, अब ध्वनि के बाद फिर बात आई कि वर्ण और अक्षर क्या है। तो वर्ण क्या है? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अक्षर क्या है? जैसा कि आप जानते हो, अक्षर लिखा है, अक्षर में अ उपसर्ग है और क्षर शब्द है। अगर हम इसकी व्याख्या करें तो अ प्लस क्षर, आ का मतलब होता है बिना और क्षर का मतलब होता है नष्ट न होने वाला, अर्थात जो नष्ट न हो वो अक्षर है। अक्षर जो है ये ब्रह्म का पर्यायवाची भी है, ईश्वर का पर्यायवाची भी है। वर्ण क्या है? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। अक्षर क्या है? जिसका जो क्षर यानी जो नष्ट ना हो, अर्थात जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में परिव्याप्त होकर स्थिर हो जाती है, उसी को हम अक्षर कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जिस वर्ण का या अक्षर का, जिस वर्ण का कोई खंड ना हो, यानी जिसे अलग न किया जाए, जैसे का हो गया, चा हो गया, आ हो गया, टा हो गया, तो ये इसको हम अक्षर कहते हैं। अब बात आई कि इसके बाद जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो आता है कि वर्ण क्या है। तो वर्ण के लिए हमने आपको बताया था कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। और उसके बाद शब्द क्या है, इसी की आगे चर्चा। शब्द क्या है? जो वर्णों का योग है, वर्णों के योग को ही हम शब्द कहते हैं। जैसे आपने लिखा क और ल, इन दोनों वर्णों को आपने मिला दिया तो आपका शब्द बन गया कल। इसी तरह से वाक्य क्या है? शब्दों का जो समूह है उसी को हम वाक्य कहते हैं। जैसा कि आप जानते हो, कहा जाता है, जैसे आप कहते हो राम घर जाता है, बच्चा पुस्तक पढ़ता है, तो ये क्या हो गया? ये शब्दों का समूह हो गया। तो इस आधार पर अगर हम चर्चा करें तो ध्वनि क्या है? ध्वनि की बात करें तो वागिंद्रियों द्वारा उच्चारित होने वाला जो आपका अक्षर या वर्ण है, उसी को ध्वनि कहते हैं। वर्ण और अक्षर क्या है? वर्ण क्या है? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है, का, चा, टा, ता। अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर का मतलब जिसका कोई खंड ना हो, जिसे अलग न किया जा सके, उसे हम अक्षर कहते हैं। जैसे का है, चा है, टा है, ता है, इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं, इनका विच्छेदन नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, अब इसी में बात आती है वर्णमाला। वर्णमाला की बात अगर की जाए तो जैसा कि आप जानते हो, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जो वर्णमाला क्या है? वर्णों का समूह। वर्णों का समूह जो है उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला की संख्या, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि वर्णमाला की संख्या कितनी है, तो आप जैसा कि ध्यान से देखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, पूछा जा सकता है। वर्णमाला की संख्या टोटल 52 मानी गई है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि वर्णमाला जो है उसके भेद कितने हैं। तो वर्णमाला के 2 भेद माने गए हैं मूलतः। एक को हम स्वर कहते हैं और दूसरे को हम व्यंजन कहते हैं। अगर हम इसकी चर्चा करें तो जैसा कि आप जानते हो, आपसे मैंने पहले भी कहा कि अक्सर क्वेश्चन, यहाँ तीनों क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्णमाला की संख्या कितनी है, तो आप ध्यान रखिएगा कि वर्णमाला की संख्या 52 मानी गई है। उसके बाद फिर आता है कि इसके भेद कितने हैं, तो इसके 2 भेद हैं, एक को स्वर कहा जाता है, दूसरे को व्यंजन कहा जाता है। अब फिर क्वेश्चन आता है कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आपको बता दें, स्वरों की संख्या 11 ही है। कुछ लोग स्वरों की संख्या 13 कहते हैं, लेकिन 13 नहीं है, क्योंकि अंग और अह ना तो स्वर हैं ना तो व्यंजन हैं। अगर कोई आप अच्छी पुस्तक पढ़ोगे तो उसमें ये दिया होगा कि स्वर जो है वो 11 हैं, अंग अह इनको अयोग वाह कहते हैं।
अर्थात जो न स्वर हो न व्यंजन हो। अब बात आई कि ये जो 11 स्वर हैं, इन 11 स्वरों के कितने भेद हैं? तो जब आप स्वरों की बात करोगे तो 11 ये जो स्वर हैं इनके 4 भेद माने गए हैं। अगर आप इनकी चर्चा करोगे तो इनके 4 भेद हैं। दूसरी बात, एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने कहा कि स्वरों की संख्या 11 है, तो यहां पर व्यंजनों की संख्या कितनी है? यह भी मित्र क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो बेटा 33 है। अगर आपने संस्कृत में माहेश्वर सूत्र पढ़ा होगा तो उसमें 33 ही व्यंजनों की चर्चा की गई है और उसी आधार पर हिंदी में भी 33 ही व्यंजन माने गए हैं। अब अगर हम बात करें कि स्वर के कितने भेद हैं, तो स्वर के 4 भेद हैं। एक को पहला जो है उसे हम कहते हैं ह्रस्व। क्या कहते हैं? पहले को कहते हैं ह्रस्व, या इसका दूसरा नाम है बेटा मूल, ह्रस्व या मूल स्वर। और इसका तीसरा नाम है बेटा ह्रस्व का, जब हिंदी आप करोगे तो ह्रस्व को हिंदी में कहते हैं लघु। और इसी का चौथा नाम है बेटा एक मात्रिक स्वर। क्या नाम है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा कि जो स्वर आपके ह्रस्व हैं या लघु जो स्वर हैं उन्हीं को एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। और इन्हें मूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही आपके माहेश्वर सूत्र में भी आप जाएंगे तो पहला सूत्र ही जो है, पहला और दूसरे सूत्र में आ ई ऊ री री क, इनको मिलाकर के जो है दोनों सूत्रों में आप देखेंगे तो आपके ये मूल स्वर उभर कर आते हैं। इन मूल स्वरों की अगर चर्चा की जाए तो ये बेटा आपके 4 हैं। क्या क्या हैं? अगर आप बात करोगे, आ है, ई है, ऊ है और उसके बाद आपका री है। ये 4 आपके हैं। क्या क्या हैं? आ ई ऊ री। चूंकि इन्हें एक मात्रिक क्यों कहा जाता है? इनके उच्चारण में एक मात्रा के बराबर समय लगता है। क्या लगता है? इनके उच्चारण में एक मात्रा के बराबर समय लगता है, इसलिए हम इन्हें एक मात्रिक स्वर कहते हैं। अब दूसरी बात अगर आप यहां पे चर्चा करेंगे तो जो दूसरा पार्ट इसका है वो आपका आता है दीर्घ। क्या आता है? दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर उसको कहा जाता है। दीर्घ या दो मात्रिक स्वर कहा जाता है। अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे जब आप चर्चा करोगे तो यहां पे आप देखोगे कि यही जो आपके स्वर मूल स्वर हैं, जब यही क्या हो जाते हैं? समवर्ण हो जाते हैं तो यह है दीर्घ हो जाते हैं। जैसा कि आप अगर आपने संधि पढ़ी होगी तो संधि में भी आपने दीर्घ संधि पढ़ी होगी तो उसमें सूत्र आता है अकः सवर्णे दीर्घ, यानी अक सवर्ण हो जाए तो दीर्घ हो जाता है। और अक में क्या है? अक प्रत्याहार है संस्कृत का, जिसमें ये 4 वर्ण आपके आते हैं आ ई उ री। तो यहाँ पे जब ये समान हो जाएंगे तो दीर्घ हो जाएंगे, यानी आप देखेंगे तो आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, ई प्लस ई अगर आप चर्चा करेंगे तो बड़ी ई, ऊ प्लस ऊ तो बराबर बड़ा ऊ। इनको ये जो हैं आपके 3 जो हैं ये आपके माने गए हैं दीर्घ स्वर, और इन्हें द्विमात्रिक कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में 2 मात्राओं के बराबर स्वर समय लगता है, इसलिए ये द्विमात्रिक स्वर हैं। जैसा कि आप ये भी बेटा जान लो कि एक मात्रा यानी एक वर्ण का मतलब एक मात्रा, और चूंकि ये 2 वर्ण मिलकर एक क्या नाम है दीर्घ हो रहे हैं, इसलिए यहां पर 2 मात्राओं के बराबर समय लगेगा, इसीलिए इसको हम द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। फिर बात आती है तीसरे की, तो तीसरे को बेटा बोलते हैं संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर इसे कहते हैं। संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका निर्माण 2 स्वरों के मेल से होता है। जैसे ये समान स्वर मिलने से दीर्घ हुए हैं, उसी तरह से संयुक्त जो हैं वो 2 स्वर मिलकर के संयुक्त स्वर का निर्माण करते हैं, और ये दोनों विषम स्वर होंगे। जैसे ये सम स्वर हैं उसी तरह से संयुक्त में विषम स्वर होंगे, जैसा कि आप जानते हो। यहाँ पे आप देखें, जैसे आपने कहा संयुक्त स्वर की अगर बात करें ए, आ प्लस ई बराबर ए, फिर आप कहेंगे ऐ, आ प्लस ए बराबर ऐ, फिर आप कहेंगे आ प्लस ऊ बराबर ओ, आ प्लस ओ बराबर औ। तो ये चूंकि विषम स्वरों से मिलकर इनका निर्माण हो रहा है,
और दो स्वर मिल रहे हैं, तो ये इनको कहा जाता है। और जैसा कि आप जानते हो, जब आप संधियों की चर्चा करोगे तो बेटा एक बात ध्यान में रखोगे, जैसे ये दीर्घ संधि हो जाती है, यहाँ पे दीर्घ संधि का फार्मूला लगता है, सूत्र लगता है, उसी प्रकार से ये दोनों जो है इनकी अगर आप बात करोगे तो ये आपकी गुण संधि हैं। क्या है? इसका प्रयोग हम गुण संधि में करते हैं, और अगर इन दोनों का प्रयोग करोगे तो इनका जो प्रयोग है वो हम वृद्धि संधि में करते हैं। किसमें करते हैं? ये हम इनका प्रयोग वृद्धि संधि में करते हैं। जब आप आगे पढ़ेंगे, जैसा कि आप जानते हैं, अगर एक की बात करें तो यहाँ पे कहा जाता है, जैसे आपने कहा रमेश, तो रमेश में जब आप देखोगे तो रमा और प्लस ईश, यानी आ और प्लस ई बराबर ए हो जाता है। इसी तरह से जब आप वृद्धि संधि की बात करोगे, वृद्धि संधि में जैसे आप इसी का दूसरा सूत्र अगर आप देख ले, ओ वाला, तो जैसे आपने कहा परोपकार, क्या कहा आपने? परोपकार। तो परोपकार में जब जाओगे बेटा तो पर प्लस उपकार, दो शब्द है, यानी आ और प्लस उ बराबर ओ, ये दोनों सूत्र जो है आपके गुण के हैं। और जब इन दोनों की बात आप करोगे तो ये दीर्घ में आपका वृद्धि में जाएंगे। जैसे आगे आपने देखा कि ये क्या नाम है? अय, जैसे आपने कहा सदैव या मतैक्य, आपने कहा मतैक्य। मतैक्य में जब बेटा जाओगे तो यहाँ पे मत और प्लस ऐक्य है। ऐक्य जो है, जिस ऐक्य की बात करते हैं, ये ऐक्य क्या है? ऐक्य के अगर तद्भव की बात करें तो ऐक्य का तद्भव एकता होता है। क्या होता है बेटा? एकता। और ये आपका तद्भव है, और इसी एकता का जो तत्सम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऐक्य। तो मतैक्य में आप देखेंगे आ प्लस ए बराबर ए। इसी तरह से अगर दूसरे की बात करेंगे तो जैसे आपने कहा परमौषध, तो इसमें क्या हो जाएगा? चाहे आप औ लगाओ, चाहे वनौषधि की बात करें तो वनौषधि में क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे आप जब जाएंगे तो वन प्लस औषधि हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे आ और औषध भी हो सकता है, औषध भी हो सकता है, चाहे आ वो हो या औ हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा औषध। वनौषधि क्या, इसकी अगर हम चर्चा करें तो ये औ ओ या औ दोनों हो सकता है, और फिर ये आपका बनके हो जाएगा औ। तो इन दोनों का अगर हम इन दोनों की चर्चा करें तो ये दोनों हमारे जो हैं, ये आपका अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये दोनों गुण संधि हैं, ये दोनों वृद्धि संधि हैं। ठीक, तो ये हमारे संयुक्त अक्षर हैं, संयुक्त स्वर हैं, इनकी चर्चा करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे एक आपका लास्ट में जो आता है, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर की संख्या जो होगी वो 11 होगी, और अगर आपसे पूछा जाए भेद, तो भेदों की जब चर्चा करेंगे तो स्वर के 4 भेद हैं। जैसा कि मैंने 3 लिखा, चौथा मैं लिखने जा रहा हूं। इसे कहा जाता है प्लुत। क्या कहा जाता है? प्लुत स्वर, या इसे कहा जाता है त्रिमात्रिक। और इसका प्रयोग जैसा कि आप जानते हो बेटा, इसका प्रयोग जो है वो संस्कृत में होता है, अब हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। एक शब्द है जिसका मतलब है ओ ई म। क्या है? ओ ई म, यानी चूंकि 3 वर्ण हैं इसलिए 3 वर्णों के बराबर जो समय लगता है, इसीलिए इसको हम त्रिमात्रिक कहते हैं। ये आपका है, क्वेश्चन पूछा गया है। प्लुत स्वर ये त्रिमात्रिक भी पूछा गया है, एक मात्रिक द्विमात्रिक भी पूछा गया है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा। ये हमारे स्वरों का विभाजन है, स्वर के 4 भेद हैं और स्वरों की संख्या 11 है। दूसरी बात मैं आपसे एक और कहना चाहूंगा कि स्वर और व्यंजन में अंतर क्या है। जैसा कि आप जानते हो, स्वर जो है वह स्वतंत्र इकाई है। क्या है? वह स्वतंत्र इकाई है, यानी स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य स्वर का या वर्ण की या किसी अन्य वर्ण का कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई सहयोग नहीं होता। जैसे आपने कहा आ ई उ ऊ ए ओ औ, जो भी आप बोलेंगे उसमें किसी अन्य वर्ण का स्वर या रूप ध्वनित नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप व्यंजनों की बात करेंगे तो व्यंजन जो है बिना स्वरों के सहयोग के नहीं बोले जा सकते, बिना स्वरों के सहयोग के नहीं बोले जा सकते हैं। ठीक है, सहयोग के बोले जा सकते हैं। दूसरी बात, जैसा कि आप जानते हो, जैसे आपने कहा क, अगर आप व्यंजन की बात करते हो, आपने कहा क, तो क में आ आपका ध्वनित हो रहा है। क, जब तक आ नहीं मिलेगा तब तक का पूर्ण वर्ण नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात, जैसे आपने कहा च, तो च में जब आ अंत में जो है वो आपका अध्वनित हो रहा है,
ट, अ, र, अ। इसलिए आपको मैंने बताया या कहा, आपने पढ़ा भी होगा कि व्यंजन जो है वह बिना स्वरों के सहयोग के नहीं बोले जा सकते हैं, लेकिन स्वर जो हैं उन्हें किसी अन्य वर्ण या किसी अन्य के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने में पूर्ण होते हैं। अब यहाँ पे चर्चा हम ये करेंगे, जैसा कि आप जानते हो कि अगर हम कहें वर्णमाला की बात करें, अभी हम स्वर व्यंजनों की बात कर रहे थे, तो अगर वर्णमाला के 52 वर्णों की हम बात करें तो जैसा कि आप जानते हो, अगर हम इसकी चर्चा करेंगे तो इसके भेद कितने हैं। एक बार मैं यहाँ पे एक डायग्राम द्वारा आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका है, पहला जो है, पहले को कहते हैं स्वर, दूसरे को कहते हैं व्यंजन, और तीसरे को इसमें बेटा बोलते हैं संयुक्त। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन यहाँ पे बोलते हैं। और चौथे को बोलते हैं द्विगुण। क्या बोलते हैं? द्विगुण या उच्छिप्त। उच्छिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। अगर हम बात करेंगे तो उच्छिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ, यानी जीभ ऊपर जाके सट से नीचे आती है, तुरंत नीचे आती है, उच्छिप्त। और जो आपका अंतिम वर्ण है इसे हम कहेंगे आपका संयुक्त हो गया। जैसा कि आप जानते हो, इसे हम कहेंगे अयोगवाह। अयोगवाह वर्ण कहेंगे। अयोगवाह वर्ण ये आपके हो गए। अगर आप इनकी चर्चा करेंगे तो स्वर हैं, स्वरों की संख्या टोटल मानी गई है 11, प्लस अगर आप व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजनों की टोटल संख्या मानी गई है 33। 11 33 हो गए आपके 44। संयुक्त व्यंजनों की अगर बात आप करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 आपके आते हैं, तो 44 4 48। द्विगुण व्यंजनों की अगर आप बात करेंगे तो ये 2 आते हैं, 48 2 50। और अयोगवाह वर्णों की बात करेंगे तो 2 ये आते हैं, टोटल मिला के आपके 50 हो गए। चूंकि स्वर आप जानते हैं, व्यंजन आगे मैं चर्चा करूंगा, संयुक्त व्यंजन भी जानते हैं। द्विगुण या उच्छिप्त की अगर बात करें तो इसमें 2 वर्ण आते हैं, एक आता है ढ, ड, और दूसरा आता है ढ, ड और ढ। इनमें जो नीचे बिंदी लग जाती है तो ये द्विगुण हो जाते हैं। 2 रूपों में इनका प्रयोग होता है, चूंकि ये ट वर्ग में भी आते हैं और उसके अलावा बिंदी लगने के बाद इनका स्वरूप बदल जाता है। जैसे आप पढ़ना, पढ़ना नहीं कहते हो आप, पढ़ना तभी होगा जब आप उसके नीचे बिंदी लगाओगे। इसी तरह से अयोगवाह की अगर बात करें, जिन्हें हमने आपको बताया था कि ना ये स्वर हैं ना ये व्यंजन हैं, तो इसमें भी बेटा 2 ही वर्ण आते हैं, एक को अंग कहते हैं और दूसरे को अह कहते हैं। ये आपके द्विगुण अयोगवाह हो गए। तो इस तरह से अगर टोटल आप संख्या देखोगे तो 11 ये हो गए, 33 44 हो गए, 4 ये हो गए 48 हो गए, 2 आपके द्विगुण हो गए 50 हो गए, और 2 आपके अयोगवाह हो गए। ये आपके टोटल मिला के 52 हो गए। इसीलिए वर्णमाला की संख्या टोटल 52 मानी गई है। अब मैं आपको यहीं पे, चूंकि आज मैंने आपसे स्वरों की चर्चा की है, अब मैं कल आपसे इसके आगे व्यंजनों की चर्चा करूंगा, और व्यंजन में कितने उसके भेद हैं, क्या क्या हैं, उनका उच्चरित स्थान क्या है, ठीक है, उनकी चर्चा हम आपसे कल वाली वीडियो में करेंगे। हमारी पूरी उम्मीद है, मैं पूरी विश्वास के साथ ये कहना चाहूँगा कि मुझे जितना भी ज्ञान है मैं कोशिश करूँगा कि सहज और सरल तरीके से मैं उसे आप तक पहुंचा सकूं, आपकी समस्याओं का निराकरण कर सकूं, और जिस मोटिव के साथ या जिस भी किसी भी परीक्षा में, यानी मैं ये कहूँगा कि चपरासी से लेकर और राष्ट्रपति तक की कोई भी परीक्षा हो, तो मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि आपको हिंदी ग्रामर या व्याकरण से जो भी क्वेश्चन आए, पूरा प्रयास रहेगा कि उसमें आपका कोई छूटने ना पाए और आप बेहतर करके आएँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और बीच बीच में मैं आपसे चर्चा भी करूंगा कि किस तरह से कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस क्वेश्चन के आने की संभावना है, और आप उसे कैसे पढ़ें। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।